मित्रों देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है एज़ यूजुअल जैसे मैं अपने वीडियो के 2 पार्ट होते हैं मेरे, मतलब एक ही वीडियो के 2 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी वीज़ा वगैरह की इन्फॉर्मेशन से संबंधित होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है व्लॉगिंग का। लेकिन आज इम्पॉर्टेंट क्यों है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ वीज़ा से रिलेटेड वो भी बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, और उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको एक हिंट दिए दे रहा हूँ कि जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री जी वो यहाँ पर आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, लगभग 8 दिन हो गए हैं। तो कहाँ क्या कैसे कैसे प्रोग्राम्स थे वो तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन आज अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये है ओपेरा हाउस। तो ओपेरा हाउस में जो कॉन्सर्ट हॉल है वो जो टॉप 10 वर्ल्ड के हैं उनमें से एक है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ पर होने वाला है प्रोग्राम, आज हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि जितनी भी जगहों में इनका प्रोग्राम ये हुआ है वो सब डिटेल्स मैं भी आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ और कैसे क्या क्या हुआ है। ये सब फ्री थे और हमको भी फ्री टिकट ही मिला है। तो चलते हैं, मैं अंदर का आपको दिखाऊंगा ब्लॉग का वो अंश धीरेन्द्र शास्त्री जी का, और आपको ओपेरा हाउस अंदर से भी दिखाऊंगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बंधुओं, आज वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में इतना कुछ है सचमुच कि आपको वीडियो लाइक करना चाहिए और कमेंट करके बताना चाहिए कि आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा। और हाँ, वो हाइप ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा नीचे आपको हाइप का मिलेगा ऑप्शन, तो आप उसको हाइप ज़रूर दीजिएगा। मुझे 3 टाइम अगर क्लिक करेंगे तो मुझे ज़्यादा हाइप्स मिल जाएंगे। और हाँ, दोस्तों के साथ में देखिए, आप लोगों में से कई लोग मुझसे कई बार ये बात पूछ चुके हैं कि भाई हमारी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है और अब हम स्टूडेंट वीज़ा में नहीं रिस्क लेना चाहते, नहीं आना चाहते हैं, या हमें वहाँ इंडिया से बैठ करके, अपनी कंट्री से बैठ करके कोई ऐसी जॉब नहीं मिल रही जो हमें वर्क वीज़ा मिल सके, और डायरेक्ट PR भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा एज की प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं लोग। तो हमारे लिए कोई सजेस्ट कीजिए ऐसा वीज़ा जिस वीज़ा में आकर के मतलब आसानी से हमें वो वीज़ा प्राप्त हो सके। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, और एक वीज़ा के बारे में, मैं उसी वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होंगे वो पूरी लिस्ट सभी स्टेट्स की इसी महीने में आती है, और क्या कैसे हैं सारी डिटेल्स बताता हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए और बात कर लेते हैं इस वीज़ा की। तो इस वीज़ा का नाम है स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा। वीज़ा सब क्लास है 491। इसकी एलिजिबिलिटीज क्या क्या है पहले वो जान लीजिए कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सभी स्टेट्स की अपनी आती है ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो कि अगस्त में ही अपडेट होती है। उसके अकॉर्डिंगली ही किस स्टेट में किस ऑक्यूपेशन के कितने लोग चाहिए, वो सारे नंबर ऑफ द पीपल, वो सब फेडरल गवर्नमेंट को जब सूचना मिलती है उसके अनुसार उतनी सीट्स जो हैं, मतलब उतने वीज़ा के लिए जो है तो सीट्स आती हैं मार्केट में, फिर सभी लोग अप्लाई करते हैं, और जो लोग लकी हैं उनको मिल जाता है। अब लकी के पीछे है कि अगर आप इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस वीज़ा से रिलेटेड, उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, अगर सारी चीज़ें आप फुलफिल कर पाते हैं तो डेफिनेटली फिर वो आपको वीज़ा मिल जाता है। तो इसकी अगर हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि इनकी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है सभी स्टेट्स की, तो उस लिस्ट में आप चेक कीजिए कि क्या आपका ऑक्यूपेशन इनकी उस लिस्ट से मैच करता है। अगर मैच करता है तो मतलब आपकी जो एजुकेशन है उस लिस्ट में दिए गए ऑक्यूपेशन के फील्ड की ही होनी चाहिए, और कम से कम 3 से 4 साल का या 5 साल का, मतलब अबाउट 3 इयर्स का आपका उसी फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये है। दूसरी है कि मेडिकली आपको फिट होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेडिकल एग्जामिन होता है, और कहीं से भी आप मेडिकल नहीं करवा सकते हैं। जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उन डॉक्टर्स और उन मेडिकल सेंटर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो ऑथराइज्ड हैं इनका मेडिकल करने के लिए। वो प्रोफेशनली उनको पता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को आपका मेडिकल में क्या क्या चेक करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें करके फिर वो भेजते हैं। तीसरी, तो इसके लिए आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को फिजिकली, मेंटली हर तरह से फिट रखें। एलिजिबिलिटी के लिए कि आपको मेडिकल के साथ ही साथ इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा, और मैं हमेशा कहता हूं कि केवल टूरिस्ट वीजा के लिए अगर आप आते हैं तो इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता।
अदरवाइज किसी भी तरह का ऐसा वीजा जिसमें आपको यहाँ पर वर्क करने की परमिशन चाहिए होगी, उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट 100% होती ही है। हाँ, अब वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है, अगर इसको हम बैंड के माध्यम से समझना चाहें तो इस वीजा के लिए मिनिमम 6 बैंड्स की जो है तो ज़रूरत होती है, और उसके ऊपर और आपके एक्यूपेशन के साथ भी डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी एक्यूपेशन में 6 बैंड्स नहीं 7 बैंड ईच चाहिए होगा, या 8 बैंड्स भी हो सकता है रिक्वायरमेंट हो। लेकिन यहाँ जो टेक है, यहाँ जो समझने जैसी बात है कि मान लीजिए आपके एक्यूपेशन में 6 बैंड की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है और आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, आइल्स का एग्ज़ाम दिया, और उसमें आपके 7 बैंड ईच आ गए या 8 बैंड ईच आ गए, तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपके 7 बैंड ईच आ गए तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इंग्लिश के, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए? 65 पॉइंट्स। तो इनका पॉइंट सिस्टम है जिसमें आपकी उम्र, आपका एजुकेशन, आपका फील्ड, तमाम सारी चीजें मिला करके वो पॉइंट्स आपके बनते हैं। और अगर आपने 8 बैंड अचीव कर लिए तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सोचिए कितना बड़ा जंप होता है। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं कि चूंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, किसी भी तरह के वीज़ा में आप जाएं, स्टूडेंट्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं, हालांकि स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पर्टिकुलर इस 491 स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा की अगर बात करें तो इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके 65 पॉइंट्स आते हैं तो बहुत खुश मत होइए, खुश तो हो जाइए, क्योंकि उन्होंने एक बॉर्डर लाइन रखी हुई है। अगर थोड़े से पॉइंट्स आप इंग्लिश में ज़्यादा बैंड्स ला करके या दूसरे माध्यमों से अगर आप इंक्रीज़ कर लेते हैं तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि 65 मिनिमम है, भैया आपके 70 आ गए, 75 या 80 या 90, तो मतलब जितने भी ज़्यादा आप कर लेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ फिर से मैं कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्यूपेशन बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत रेयर है, जिसमें कम से कम एप्लीकेशंस आते हैं, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपको अपना स्किल असेसमेंट भी करवाना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से डिफरेंट बॉडीज़ हैं इस देश की जो ऑथराइज्ड हैं, उनके माध्यम से आपको अपना स्किल असेसमेंट करवाना पड़ता है। सबसे पहला काम यही होता है। जब आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आता है, यानी आपके फेवर में आ जाता है, और आपके पास में इंग्लिश के आपके बैंड्स हो जाते हैं, और आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होता है जो आप अपने एम्प्लॉयर से लेते हैं, और फिर होता है आपका पीसीसी मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप किसी तरह के क्राइम, ड्रग्स और इन सब फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, ताकि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आराम से मिल सके, मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आराम से प्राप्त हो सके। आपका स्किल असेसमेंट होगा, और जब आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आएगा, आपके फेवर में आएगा, उसके बाद ही आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आप अप्लाई करेंगे अपने पॉइंट्स के आधार पर। जब ये सारी चीजें आपके हाथ में होंगी, 65 अबाव आपके पास पॉइंट्स होंगे, तब आप एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर स्टेट को। तो स्टेट आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, इट्स डिपेंड ऑन देम। जब एक बार एक्सेप्ट कर लेगा तब फिर वो आपको परमिशन देगा, यहाँ की गवर्नमेंट को भी बोलेगा कि भैया हाँ हमको ये व्यक्ति चाहिए, ये ऑक्यूपेशन हमारे यहाँ पर इसमें ज़रूरत है। तो आप जब एक बार यहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है तो विद इन 60 डेज फिर आपको फाइनली अपना वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करते समय 2,80,000 के आसपास आपकी फीस होगी, और अगर आपका पार्टनर भी है, मतलब आप हस्बैंड या आपकी वाइफ हैं, तो उनका भी वीज़ा फीस लगेगी, बच्चों की भी लगेगी, और थोड़ा सा अमाउंट अलग अलग होंगे। फिर आपको फ्लाई करने के लिए, टिकट के लिए भी पैसे चाहिए रहेंगे, और आप यहाँ आए तो महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको शुरुआती दौर पे सरवाइव करने के लिए भी पैसे रहेंगे। तो आप बजट का अंदाजा लगा लीजिए कि कितना आपको बजट लगेगा। और एक बार जब सारा बजटिंग वगैरह हो जाएगा, आपका वीज़ा वगैरह आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसमें और कंडीशंस क्या हैं? इस वीजा को आप ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट टू पीआर है। नेक्स्ट टू पीआर का मतलब ये है कि ये 5 साल का वीजा लगेगा, और इस वीजा में आपको बेसिक कुछ सुविधाएं भी गवर्नमेंट देती है, जैसे कि आपको मेडिकेयर कार्ड वगैरह देगी। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपको स्कूल में, जैसे ओवरसीज स्टूडेंट, ओवरसीज जो लोग भी आते हैं वर्क वीजा वगैरह में, उनको फुल फीस वगैरह $5-6 हज़ार साल की बच्चों की भरनी पड़ती है। आप उससे जो है तो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। मेडिकेयर का बहुत खर्चा
होता है, अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं तो मेरे ख्याल से $250-300 पर मंथ आपको उसका इंस्टॉलमेंट मतलब जो भी है उसका फीस देना पड़ता है। अगर फैमिली है तो ज़्यादा देना पड़ता है, उससे आपकी बचत हो जाएगी क्योंकि आपको मेडिकेयर कार्ड मिल जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको उसी पर्टिकुलर स्टेट के रीजनल एरिया में रहना पड़ेगा, जो 5-6 यहाँ के बड़े शहर हैं, सिडनी, मेलबर्न वगैरह टाइप के, वहां आप नहीं रह सकते हैं जब तक कि आपको PR नहीं मिलता है। उसके बाद आप चाहें तो जा सकते हैं। तो 3 साल तक आपको वहां रहने का अपना प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण में आपको जैसे कि आपका हाउसिंग एग्रीमेंट बनता है, जहां भी किराए का घर वगैरह लेंगे, आपका बिजली का बिल वगैरह होता है। आप अगर नौकरी करेंगे, ऑफकोर्स 3 साल रहेंगे तो नौकरी तो करेंगे ही, तो वहां की अपनी सैलरी स्लिप वगैरह होती है। यही सारी चीजें मिला करके, कुल मिला करके 3 साल पूरा होने के बाद आप जो है तो जब अप्लाई करेंगे वीजा तो बहुत कम टाइम में, और वीजा 99% आपको PR आ जाएगा। PR का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंसी वीजा। वो एक बार मिल गया तो उसके बाद फिर आप सिटीजन हो जाएंगे। हाँ, फिर आप एक बार जब PR मिल जाएगा तो आप फ्री होंगे कि आप किसी भी स्टेट में, शहर में, जहां भी रहना चाहें रहें। लेकिन यहाँ की भी गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, 3 साल तक आपको रखती इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि आप वहां रह करके 3 साल में सेट हो जाए। आपके पास नौकरी, घर, मकान सब आप जब कर लेंगे तो फिर दूसरी जगह कोई ज्यादा जल्दी से मूव करता नहीं। हम लगभग इसी टाइप का वीजा था, हमारा भी स्टेट स्पॉन्सर वीजा था 16 साल पहले, और हम एडिलेड आए थे। लेकिन हम एडिलेड से जो है, हमारे टाइम पे थोड़ी कंडीशंस अलग थी, डिफरेंट थी। यहाँ पर भी अभी पहले कुछ दिनों तक ऐसा था कि आपको 3 साल का रेजिडेंस देना था, प्लस आपको मतलब पैसे वगैरह भी कमाने थे। लेकिन अब वो सब एग्जम्प्ट कर दिया है, केवल रहने का ही प्रमाण देना है। तो हमारे टाइम पे थोड़ी कंडीशंस अलग थी, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट हर साल, 2 साल, 3 साल में वीजा सब क्लास बदल देती है, थोड़ी बहुत कंडीशंस बदलती रहती है और फिल्टर करते रहते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से। तो इसमें फिलहाल यही है कि ये स्टेट स्पॉन्सर करेगा। कोई भी स्टेट हो सकता है इनका, न्यू साउथ वेल्स हो सकता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, क्वींसलैंड हो सकता है, या विक्टोरिया हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है। तो आप सभी की चेक लिस्ट में जाइए, आप इनके ऑक्यूपेशन की लिस्ट चेक कीजिए, डिमांड लिस्ट चेक कीजिए, और उसके अनुसार अपना देखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। पेपर कोई भी फ्रॉड मत लगाइएगा, सही लगाइएगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 3-4 साल का इनका रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, जो ऑक्यूपेशन हमेशा बना रहता हो, क्योंकि हर साल अगस्त के आसपास जब ये अपडेट करते हैं लिस्ट, तो कुछ ऑक्यूपेशंस उसमें से निकल जाते हैं, कुछ नए ऐड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो हमेशा बने रहते हैं। तो आप अगर कन्वीनियंट आपको फील हो रहा हो तो आप ऐसी प्रोफाइल बना सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर जो हमेशा रहता है ऑक्यूपेशन, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई करें और 2-3 साल 4 साल की अपना जो है तो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह बना लें, और उसके हिसाब से फिर आगे चल करके आप जो है यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो इससे बढ़िया कोई वीजा नहीं है। इसमें एज लिमिट भी ज्यादा है। नॉर्मल अगर आप वीजा PR का अप्लाई करते हैं तो 35 के अंदर होनी चाहिए आपकी उम्र। इसमें 45 ईयर्स तक के ओल्ड व्यक्ति भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक फायदा है। दूसरे और भी इसमें कई प्रकार के फायदे हैं, मतलब काफी गवर्नमेंट जो है तो इसमें हेल्पफुल होती है इस पर्टिकुलर वीजा के लिए, क्योंकि इनको कंट्री साइड को भी डेवलप करना है। उसके हिसाब से मतलब मुझे लगता है इससे और कोई बेहतर वीजा नहीं हो सकता है। अगर आप वर्क वीजा लेके आते हैं, या जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है कि हॉलीडे एंड वर्क वीजा है, वो 1 साल का मिलता है। खैर उसका भी 3 साल का एक्सटेंशन हो जाता है, हर साल आपको एक्सटेंशन कराना पड़ता है। लेकिन उन सबको आपको जो PR कन्वर्ट करना हो तो बहुत काफी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इस वीजा में ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल एक बार अगर आपको मिल गया तो समझिए आप बहुत लकी हैं और आप डायरेक्ट PR ही आ रहे हैं, ऐसा फील करते हुए किसी प्राउड के साथ में आइएगा। तो ये कुछ बातें थी इस वीजा से रिलेटेड, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और इस वीजा से रिलेटेड जानकारियां अच्छी लगी हों तो आप भी मतलब कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं, कि आपका प्रोफेशन जो है इसमें ऑक्यूपेशन जो है मैच करता है, या आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, कमेंट करके बताइएगा। मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो हमेशा होप रखिए, उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए। लाइफ में मैं बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। ज्यादातर कोशिश करता हूं कि हमेशा सकारात्मक सोचूं, चाहे अपने बारे में हो, किसी और के बारे में हो। बस खुश रहने की आदत डालें। बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो मित्रों, अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत हृदयपूर्वक आपको धन्यवाद। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए मित्रों के साथ में। कुछ बंधु जो हैं इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं कि दिल खुश हो जाता है पढ़ करके। तो आप सभी लोगों का बहुत हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप लोगों को ये बताना था मुझे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी 8 दिन के प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे। तो सबसे पहला इनका जो प्रोग्राम हुआ है, शायद आप लोगों ने अब तक में वीडियोस वगैरह उनके देखे भी हों,
वो हुआ था कैनबरा, जो कि यहाँ की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो वहाँ के पार्लियामेंट में हुआ था, ऑर्गेनाइजर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और उसके बाद में दूसरे दिन का कार्यक्रम था पर्थ में। तो ये पर्थ गए थे क्योंकि पर्थ जो है सिडनी से काफ़ी दूर है, मेरे ख्याल से कुछ 5-6 घंटे से ज़्यादा की तो फ़्लाइट है, क्योंकि वो एक दूसरे कोने में है और सिडनी दूसरे कोने में। और ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ था। उसके बाद में इनका कल जो है, तो कल या परसों यहाँ पर था NSW पार्लियामेंट हाउस, मतलब न्यू साउथ वेल्स, जिस स्टेट में सिडनी पड़ता है और हम लोग रहते हैं, यहाँ के पार्लियामेंट हाउस में था। और उसके बाद में इनका जो है तो एक प्रोग्राम था क्रूज़ में, तो यहीं डार्लिंग हार्बर से और ये सब एरिया में 2-3 घंटे का वो कार्यक्रम था। और आज का कार्यक्रम जो है इनका सबसे ह्यूज है, जो कि होने वाला है कॉन्सर्ट हॉल ओपेरा हाउस में, जहाँ के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये तो हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास कुछ मुझे लगता है इनकी बुकिंग्स बंद हो गई थी। लेकिन पाड़े जी ने अभी पिछले हफ्ते ही प्रयत्न किया, इनको ईमेल्स किए, फ़ोन कॉल्स किए, तो हो सकता है कुछ रिजर्व में उनके पास रहा हो। तो फिर इन लोगों ने जो है तो हमें 3 टिकट्स दी। तो आज सब छुट्टी उट्टी करके भैया, काम धंधे का सब मैनेजमेंट करके, एडजस्टमेंट करके हम लोग भी आए हुए हैं। तो इसलिए वीडियो को देखिएगा लास्ट तक और एंजॉय कीजिएगा। तो ये था धीरेन्द्र शास्त्री जी से रिलेटेड कुछ बातें जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में करनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं अभी जब गया था इंडिया, नवंबर की बात है मेरे ख्याल से, तो मैं नवंबर दिसंबर वहीं पर था इंडिया में। तो नवंबर एंड में मुझे जो है तो जाना था मुंबई। तो मुंबई जाने के 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले मेरे ख्याल से हम गए थे बागेश्वर धाम, जहाँ के हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो काफ़ी अच्छे दर्शन वगैरह हुए हमारे वहाँ पर। और खजुराहो से बहुत नज़दीक है, तो पहले हम खजुराहो गए थे, खजुराहो से फिर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के वहाँ पर गए थे बागेश्वर धाम। तो जब हम दर्शन करने गए थे तो उसी टाइम पे हम जब निकल रहे थे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम पहुँचे थे, लेकिन वो तुरंत कोई पब्लिक एड्रेस करने वाले नहीं थे, तो हम लोग चले आए थे। पर मन में ये था कि हमको मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन करने हैं, उनसे मुलाकात करनी है। मतलब मुलाकात क्या, हम लोग तो आम पब्लिक हैं, पर दर्शन हो जाए वही बड़ी बात थी। तो वो मन में इच्छा थी, और बालाजी ने देखो वो मन में इच्छा जो थी वो यहाँ आकर के 2-3 महीने बाद पूरी कर दी। और तब पूरी कर दी जबकि यहाँ पर हमको क्या किसी को उम्मीद ही नहीं, क्योंकि आप जैसे ही वेबसाइट में क्लिक करते हैं तो आपको मतलब फेब से ही बता रहा है कि सारी बुकिंग हो चुकी हैं। कैसे हैं बंधुवर आप? बढ़िया बढ़िया। तो उसके बाद में फिर लेकिन किया, तो एनीवेज हम लोगों को टिकट्स वगैरह मिल गई। तो आज हम यहाँ पर आ रहे हैं। बात कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शनों से जुड़ी हुई थी, और आज चूँकि मुझे मौका मिला, आज मैं दर्शन करने वहाँ जा रहा हूँ। हमारी सीट वगैरह सब रिजर्व्ड है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ऐसा नहीं कि भीड़ चली आई, कहीं भी कोई बैठ रहा है। सबके लिए सीट बुकड हैं। तो जहाँ जिसकी सीट है, जहाँ जिसका बॉक्स है, वहीं पर जा कर के बैठेगा। तो मुझे आप लोगों के साथ में चीज़ शेयर करनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर वेदर है, और पाड़े जी वगैरह लाइन में लग गई। हमारी बिटिया रानी जो है हमको बुलाने आई, चलिए पापा जी। ये देखिए, तो ये इस वक्त हम सबसे निचले तल्ले पे खड़े हुए हैं ओपेरा हाउस के, और यहाँ से कुछ इस तरह से एंट्रीज़ हैं, और कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं। तो ये हैं, देखिए सीढ़ियाँ, इनसे चढ़ करके ऊपर जाना होता है। यहाँ पे बहुत सारी लिफ्ट वगैरह सब जगह लगी हैं, लेकिन अब हम सामने फ्रंट से सीढ़ियों से चढ़ करके जा रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये हॉल और अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आज वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। देखते तो आप दुनिया भर की चीज़ें हैं ही हैं। इसके लिए मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए हॉट चॉकलेट, और उसके बाद खाना वगैरह तो यहीं पर खाएंगे। और पानी ले लिया यहाँ पे $12 का हॉट चॉकलेट, और एक छोटा बॉटल पानी का मिल गया। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। तो ये मैं अब आपको देखो एंटर हो रहा हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा है ऑडिटोरियम हॉल। पहले से अगरबत्ती वगैरह जल रही है। ये है, देखिए अनुष्का पकड़ के, सॉरी, हाँ जी। ओह, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम, मैं आप सबके बारे में बताते हैं, वीज़ा। यस। आप कहाँ से हो इंडिया में? मैं कैनबरा में, मैं इंडिया में जयपुर से। अच्छा, जयपुर से। आप कैनबरा रहते हो? अच्छा, तो कैनबरा से अभी आप इस इवेंट के लिए आए? मुझे पता ही नहीं चला, जो लास्ट कैनबरा वाला तो हुआ था अभी, मैं वही बोल रहा था, मैंने टीवी में देखा ना कि। तभी भी को पता चला। ओह, वेरी नाइस। आपसे लेके आ रहे हो ना मेरे को आपकी आवाज़ से।
थैंक यू वेरी मच। ये देखिए हमारी एक सब्सक्राइबर हैं और ये हमारे वीडियोस देखती हैं, जयपुर से हैं। आपका स्वागत है सिडनी में, एंजॉय करिए। ये तो ये है पूरा ऑडिटोरियम और ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ये फ्रंट है और यहाँ पे बैठने वाले हैं शास्त्री जी। और अब जिन पलों की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वे पल आ गए हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार अभिनंदन करिए। पूज्य महाराज श्री हमारे बीच पधार रहे हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। उनके इस कोमल धवल और चुंबकीय व्यक्तित्व का, उनका आकर्षण सनातनियों की तरफ से हमें पहली बार इस ओपेरा हाउस में हनुमान जी की चर्चा विश्व बंधुत्व पर, सनातन पर, भारत पर कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब देखिए, वर्ल्ड यूनेस्को में हेरिटेज जगहों में एक ओपेरा हाउस है। हमने सुना है कि कई आर्टिस्टों की ख्वाहिश होती है यहाँ रहने की।